हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एजुकेशनल नर्ड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी या ये कहें कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता किसे कहते हैं। तो दोस्तों आज हम इसे पढ़ने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तो दोस्तों आइए बिना देरी करते हुए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम बात करने वाले हैं मीनिंग की। Capacity to competence to contract means legal capacity of parties to enter into a contract. It means that the person is recognized by the law as being able to commit to the contract. यानी कि दोस्तों कैपेसिटी और कॉम्पिटेंस टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है लीगल कैपेसिटी ऑफ पार्टीज टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब है कि व्यक्ति को कानून के द्वारा अनुबंध करने के लिए सक्षम माना जाता है। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसको सक्षम माना जाता है। अब हम बात करते हैं हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कौन कैपेबल है, कौन काबिल है कि कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं सेक्शन 11 की कि सेक्शन 11 क्या कहता है। एवरी पर्सन इज़ लीगली कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट इफ़ ही फुलफिल 3 कंडीशन। इसका मतलब है कि सेक्शन 11 कहता है कि हर एक पर्सन कॉम्पिटेंट है लीगली कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए अगर वो इन 3 कंडीशनों को फुलफिल करता है। अब कौन कौन सी 3 कंडीशंस हैं आइए जानते हैं। फर्स्ट है ही हैज़ अटेन्ड द एज ऑफ मेजॉरिटी। अगर उसने मेजॉरिटी की एज अटेंड कर दी है। अब आप सोचेंगे कि मेजॉरिटी की एज कौन सी, तो मैं आपको बता दूं जो व्यक्ति 18 प्लस हो जाता है उसको मेजॉरिटी की एज कहते हैं। अगर उसने 18 प्लस क्रॉस कर लिया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। सेकंड है ही इज़ ऑफ साउंड माइंड। इसका मतलब है वो सही माइंड वाला पर्सन होना चाहिए। थर्ड है ही इज़ नॉट डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कंट्रैक्टिंग बाय एनी अदर लॉ ऑफ लैंड। इसका मतलब है अगर लॉ के द्वारा उस इंसान को डिस्क्वालीफाइड ना किया गया हो। तो दोस्तों ये थी 3 कंडीशन, 3 क्वालिफिकेशन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। अब हम बात करते हैं हु आर नॉट टू कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब है कि ऐसे कौन से पर्सन हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकती। तो फर्स्टली है माइनर, जो 18 अबव नहीं है तो वो लीगली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सेकंड है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति सही माइंड वाला नहीं है तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। थर्ड है पर्सन डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कंट्रैक्टिंग बाय एनी अदर लॉ ऑफ लैंड। इसका मतलब अगर लॉ के द्वारा उस इंसान को डिस्क्वालीफाइड किया गया है तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो दोस्तों ये थी हमारी 3 कैटेगरीज जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकती, जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल नहीं है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे माइनर की कि माइनर कौन है। तो सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग ऑफ इंडियन मेजॉरिटी एक्ट अ माइनर इज अ पर्सन हैज़ नॉट कंप्लीट 18 ईयर ऑफ एज। द वर्ड माइनर कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड विच मीन्स लेस और स्मॉल। तो दोस्तों माइनर कौन है। सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग माइनर वो पर्सन है जिसने अभी तक 18 ईयर की एज कंप्लीट नहीं की है। जो 18 ईयर से कम है वो माइनर है। और जो माइनर वर्ड है वो लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब है लेस और स्मॉल। अब हम बात करेंगे रूल्स, इफ़ेक्टिव और नेचर माइनर एग्रीमेंट कि माइनर के इफ़ेक्टिव या नेचर का क्या रोल है। अगर आप माइनर के साथ एग्रीमेंट करते हो तो उसके क्या रूल्स हैं, क्या उसके इफ़ेक्ट्स होंगे, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वॉइड अब इनिशियो की। माइनर एग्रीमेंट इज़ एब्सोल्युटली वॉइड फ्रॉम वेरी बिगनिंग। इसका मतलब है कि अगर आप माइनर के साथ एग्रीमेंट करते हैं तो वो एब्सोल्युटली वॉइड है, बिगिनिंग से मतलब शुरुआत से ही वो शून्य माना जाएगा। आइए इसको एक डिटेल में समझते हैं एक केस के साथ जिसका नाम है मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। तो दोस्तों इस केस में क्या होता है, एक माइनर होता है जिसका नाम है धर्मोदास घोष। ये एक माइनर अपनी मदर के साथ रहता है। अब इस माइनर को लोन की ज़रूरत होती है, अब इसे लोन चाहिए होता है।
तो उसके पास एक इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है जो उसकी होती है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर बता दूँ, इमूवेबल प्रॉपर्टी उसको कहते हैं जिसे एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं ले जा सकती। वी कैन से हम उन्हें मूव नहीं कर सकते। अब जो धर्मोदास घोष था जो कि एक माइनर था, उसके पास कुछ ज़मीन थी जिसका वो मालिक था और उसकी मदर उसकी लीगल गार्जियन थी। अब क्या होता है, धर्मोदास घोष को कुछ पैसे की ज़रूरत होती है, तो वो अब क्या करता है, वो जाता है एक मनी लेंडर के पास, एक साहूकार के पास जिसका नाम होता है ब्रह्मोदत्त। अब ब्रह्मोदत्त ने अपने कामकाज करने के लिए उसने एक आदमी रखा हुआ था, एक अटॉर्नी रखा हुआ था जिसका नाम था केदारनाथ। तो धर्मोदास जो कि माइनर था, वो ब्रह्मदत्त के पास जाकर अपनी कुछ प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर देता है और उसके बदले में लोन ले लेता है। जो धर्मोदास की मदर थी जो कि लीगल गार्जियन भी थी उसकी, वो एक नोटिस भेजती हैं केदारनाथ को जिसमें लिखा होता है कि धर्मोदास उनके बेटे हैं, वो अभी माइनर हैं, 18 साल से कम हैं। जो कोई भी उन्हें पैसे देगा या लोन देगा वो अपने रिस्क पर देगा। उसके ही कुछ दिन बाद धर्मोदास अपनी मदर को लेकर लोअर कोर्ट में जाते हैं और वहाँ पर सूट फाइल कर देते हैं और कहते हैं क्योंकि धर्मोदास एक माइनर था, जो एग्रीमेंट हुआ था मॉर्गेज का वो बाइंडिंग नहीं था, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं था, वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था। दोस्तों अब क्या होता है, ब्रह्मदत्त डिफेंस में कुछ दलीलें पेश करते हैं। उनकी पहली दलील में वे कहते हैं कि मॉर्गेज के टाइम जो प्लेंटिफ था वो माइनर नहीं था, और उनकी दूसरी दलील थी कि उन्हें और उनके अटॉर्नी, उनका जो आदमी था, उनको कोई भी नोटिस नहीं मिला था कि प्लेंटिफ माइनॉरिटी में है। और उनकी तीसरी दलील थी कि अगर प्लेंटिफ माइनर था तो उनके साथ फ्रॉड हुआ है, क्योंकि एक माइनर होते हुए भी उसने अपने आप को मेजर बताया है। पर यहाँ पर धर्मोदास का कहना था कि वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं था। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का इसमें फ़ैसला आता है धर्मोदत्त के फेवर में, और वो कहते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, ये शुरू से ही शून्य है। क्योंकि अगर कोई भी माइनर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा, वो वॉइड माना जाएगा, बिगिनिंग से ही, शुरुआत से ही वो शून्य माना जाएगा। आई होप दोस्तों आपको ये केस समझ में आया होगा। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। माइनर कैन बी अ प्रॉमिस और बेनिफिशरी। क्या माइनर प्रॉमिस करने के लिए और बेनिफिट के लिए कैपेबल है? द कोर्ट रिगार्ड माइनर इज़ कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग बेनिफिट अंडर एन एग्रीमेंट। इसका मतलब है कोर्ट कहता है कि माइनर कैपेबल है बेनिफिट को रिसीव करने के लिए एग्रीमेंट के अंदर। अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब यहाँ पर एक माइनर की शॉप होती है, तो मेजर यहाँ पर माइनर की शॉप पर कुछ सामान खरीदता है और सामान खरीदने के बाद वो सामान के पैसे नहीं देता, ये बोलकर कि ये तो माइनर है, इसके साथ एग्रीमेंट नहीं हो सकता। सो दिस इज़ रॉन्ग। जहाँ पर माइनर को बेनिफिट मिल रहा है, जहाँ पर माइनर बेनिफिशरी हो रहा है, वहाँ पर उसको बेनिफिट रिसीव करने का राइट है, वो कैपेबल है इसके लिए। इसलिए यहाँ पर राइट बनाए गए हैं ताकि जो मेजर है वो माइनर का फ़ायदा ना उठा सकें। अब हम पढ़ेंगे नो रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन का मतलब होता है अप्रूविंग या फिर पास्ट वाले कॉन्ट्रैक्ट को कंफर्म करना या उसको कंसेंट देना, रेटिफिकेशन कहलाता है। माइनर्स एग्रीमेंट आर void ab initio, hence it can't be ratified. Ratification is the process by which a state approves an agreement, making it officially binding on that state. इसका मतलब है कि अगर माइनर ने माइनॉरिटी की एज में अगर किसी से कॉन्ट्रैक्ट में किसी की कंसेंट दी है, तो फिर वो मेजॉरिटी की एज में आने के बाद उस कॉन्ट्रैक्ट में अप्रूवल नहीं दे सकता, उसे नए तरीके से स्टार्ट करना पड़ेगा, नया कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करना होगा। आइए इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। 16 साल की एज में अब माइनर ने एग्रीमेंट किया, तो वो माइनर एग्रीमेंट कहलाया। अब वो मेजॉरिटी की एज में आ गया,
तो अब वो उस एग्रीमेंट का क्या करना चाहता है, उसे रेटिफिकेशन देना चाहता है, उसे वैलिड बनाना चाहता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो उसे कॉन्ट्रैक्ट को नए सिरे से स्टार्ट करना पड़ेगा, उसे नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। तो ये था नो रेटिफिकेशन। तो अब हम पढ़ेंगे रेस्टिट्यूशन। सो रेस्टिट्यूशन का मीनिंग्स होता है रीस्टोर या गिवन बैक टू दी एक्चुअल ओनर। इसका मतलब है जो जिसका है उसको लौटाएं। आइए जानते हैं। गिवन बैक टू दी एक्चुअल ओनर, रिस्टोर इफ द माइनर हैज़ रिसीव्ड बेनिफिट अंडर एन एग्रीमेंट from other party. The court may be require the minor to restore the benefit to the other party at the time of rescission of the agreement. इसका मतलब है तो अगर किसी माइनर को बेनिफिट मिलता है एग्रीमेंट के अंदर, तो जैसा कि हमने धर्मोदास वाले केस में पढ़ा था कि यहाँ पर जो माइनर था उसको जो बेनिफिट मिला था वो उसे रिस्टोर करना था। अब किसको वापस देना था? ब्रह्मदत्त को। अगर वहाँ पर लेटर ऑन डिस्कवर्ड हुआ है तो रेस्टिट्यूशन की रेमेडी नहीं मिलेगी। अगर उन्हें पहले से पता था कि ये एक वॉइड एग्रीमेंट है तो रेस्टिट्यूशन की रेमेडी वहाँ नहीं मिलेगी। एंड नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे नो स्टॉपल। स्टॉपल इज रूल ऑफ एविडेंस। इट सेज दैट व्हेन अ पर्सन बाय रिटन और स्पोकन वर्ड्स और बाय हिज कंडक्ट फॉल्सली रिप्रेजेंट टू अनदर टू बिलीव दैट certain state of things exist, he will not be allowed to deny the existence of that state of things. So extropol is a rule of evidence. एक्स्ट्रोपल में क्या होता है, अगर कोई मेजर है उसने वर्ड्स में या कंडक्ट में यानी कि आचरण में अगर सर्टेन थिंग्स को अगर उसने बोला है सो डैट वो अलाउ नहीं है कि उस एग्जिस्टेंस को फिर वो डिनाई कर सके, फिर वो बाद में अपना मुंह फेर सके। लेकिन यही सेम चीज़ माइनर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। अ माइनर इज़ नॉट बाउंड बाय द रूल ऑफ एस्ट्रोपल, कि जो माइनर है वो बाउंड नहीं है इस रूल के लिए। सो अब हम पढ़ेंगे माइनर एजेंट। क्या माइनर एजेंट बन सकता है? आइए जानते हैं। अ माइनर कैन बी अपॉइंटेड एज अ एजेंट बाय एनी पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब है माइनर एजेंट बन सकता है, माइनर को एज अ एजेंट अपॉइंट कर सकता है वो व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति जिसके पास कैपेसिटी है टू एंटर टू कॉन्ट्रैक्ट। वो पर्सन माइनर को अपॉइंट कर सकता है एज अ एजेंट के रूप में। नेक्स्ट है माइनर पार्टनर। क्या माइनर पार्टनर बन सकता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 30 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932, a minor can be partner in profit for firm but not the partner of firm and with the consent of all the other parties. इसका मतलब है जो माइनर है वो पार्टनर बन सकता है फर्म के प्रॉफिट में, लेकिन पार्टनर और फर्म नहीं बन सकता। दूसरी चीज़ है विद द कंसेंट ऑफ ऑल द अदर पार्टीज़, जो भी पार्टीज़ हैं उनकी कंसेंट होनी ज़रूरी है। इसमें वो पार्टनर तो बन सकता है एज अ प्रॉफिट के लिए, लेकिन वो एज अ फर्म के लिए पार्टनर नहीं बन सकता। सो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट बाय पेरेंट्स एंड गार्जियन। माइनर पेरेंट्स एंड गार्जियंस कैन बी एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर प्रोवाइड। सो माइनर के पेरेंट्स एंड गार्जियन कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ माइनर। तो यहाँ पर दो कंडीशन फुलफिल करनी होंगी। फर्स्ट है माइनर पेरेंट्स और गार्जियन कॉम्पिटेंट टू दी कॉन्ट्रैक्ट। माइनर के पेरेंट्स या गार्जियन जो हैं वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हैं, मीन्स दे हैव एन द कैपेसिटी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड है द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर द बेनिफिट फॉर द माइनर, कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो माइनर के हित में होना चाहिए। तो यही था हमारे कॉन्ट्रैक्ट बाय पेरेंट्स एंड गार्जियंस में। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे नो लायबिलिटी ऑफ पेरेंट्स। क्या पेरेंट्स की कोई लायबिलिटी नहीं है? द पेरेंट्स ऑफ माइनर आर नॉट लायबल फॉर एग्रीमेंट मेड बाय माइनर। तो दोस्तों अगर माइनर ने कोई एग्रीमेंट किया है किसी के साथ तो यहाँ पर जो पेरेंट्स या गार्जियंस हैं वो लायबल नहीं होंगे। तो अब हम पढ़ेंगे गारंटी फॉर एंड बाय माइनर। क्या माइनर गारंटी दे सकता है? A contract of guarantee is the favor of minor is void, but minor can't be surety in a contract of guarantee.
इसका मतलब है जो गारंटी है वो माइनर के लिए दी जा सकती है, लेकिन माइनर के द्वारा गारंटी इज़ नॉट वैलिड। माइनर जो है वो गारंटर नहीं बन सकता, वो श्योरिटी भी नहीं दे सकता। तो इसमें इतना ही था। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट है माइनर शेयर होल्डर। क्या माइनर शेयर होल्डर बन सकता है? माइनर कैन बी शेयर होल्डर इन द कंपनी, ही कैन बिजी शेयर इन द नेम ऑफ हिज लॉफुल पेरेंट्स विल। सो इसका आंसर है यस, वो शेयर होल्डर बन सकता है। वो शेयर खरीद तो सकता है पर वो फुल पैड शेयर होने चाहिए। अगर वो शेयर अपने लॉफुल गार्जियन के नाम के साथ खरीद सकता है तो। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है माइनर एज ट्रेड यूनियन मेंबर। क्या माइनर ट्रेड यूनियन का मेंबर बन सकता है? आइए जानते हैं। अ पर्सन हु हैज़ अटेन्ड द एज ऑफ 15 ईयर्स मे बी मेंबर्स ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। सेक्शन 21 ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। इसका मतलब है क्या माइनर ट्रेड यूनियन का मेंबर बन सकता है? सो आंसर है यस। अगर उसने 15 साल की एज अटेन कर दी है, 15 साल का वो हो चुका है, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21 ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अकॉर्डिंग वो ट्रेड यूनियन का मेंबर बन सकता है। सो दोस्तों यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आज हमने कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सारे टॉपिक्स कवर करे हैं, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। अगर आपके एग्ज़ाम में कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसी पैटर्न पर उस पर आंसर लिख सकते हैं, आपको अच्छे मार्क्स गेन होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी लॉ से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ आएँ आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।